हेलो। आज से फिर हम वहीं पर पहुंच गए हैं जहां हमने छोड़ा था। कक्षा 10 का ये आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान देकर आप सुनिएगा। और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं, इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप उसका आराम के साथ लिख करके, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर लें और नोट्स बनाते चलें। हमारी बात समझ रहे हैं ना? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। आप इसी तरह फीडबैक देते रहते हैं तो समझ में आता रहता है कि हाँ, इस तरीके का काम होना चाहिए। और नोट करते चलें और सप्ताह में एक दिन मैं उसे स्वयं चेक करूँगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया हमने जाना कि क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में क्या अंतर होता है और इसे किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, ये हम देख चुके हैं। आज उसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का वर्णन करने जा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। विभिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर या विभिन्न आधारों पर रासायनिक अभिक्रिया को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम वो आधार जान लेते हैं कि किन आधारों पर अभिक्रिया को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला आधार है रासायनिक वर्गीकरण का, वो ये है कि अभिक्रिया की प्रवृत्ति के आधार पर। इसको नोट कीजिएगा कि अभिक्रिया की प्रवृत्ति के आधार पर, इसका मतलब कि नेचर ऑफ रिएक्शन कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, एक तरफ होने वाली है या दोनों तरफ होने वाली अभिक्रिया है, इसके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने? दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया माने रिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्स होती है। रिवर्स होने का मतलब दोनों तरफ गतिशील हो। इसका मतलब अभिकारक से उत्पाद भी प्राप्त किया जा सकता है और अगर आवश्यकता पड़े तो उत्पाद से अभिकारक को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक अर्थात जो दोनों तरफ गतिशील हो सकती हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। निकिल या प्लेटिनम की जाली के ऊपर जब इसको 850 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तो दोनों अभिक्रिया करके बना लेती हैं 2NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी एक गैस है जो अगर तापमान बढ़ जाए तो पुनः टूट करके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब यह अभिक्रिया दोनों तरफ संपन्न होती है। इसे दोनों तरफ आधा आधा तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और दूसरा है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। इससे हम आप पहले भी परिचित हो चुके हैं। N2 नाइट्रोजन एक गैस है जो कि 3H2 हाइड्रोजन दूसरी गैस है। दोनों रासायनिक अभिक्रिया करती हैं फेरस और मालिब्डेनम की उपस्थिति में। फेरस और मालिब्डेनम की उपस्थिति में 450 से 550 डिग्री सेल्सियस का ताप और 10 से 20 वायुमंडल का दाब रासायनिक अभिक्रिया करके परिवर्तित हो जाती है अमोनिया में और 17.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों तरफ संपन्न हो सकती हैं उन्हें हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? अब आगे आते हैं। इसका दूसरा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब कि वे अभिक्रियाएं जो सिर्फ एक तरफ संपन्न होती हैं, अर्थात अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित हो जाने के पश्चात पुनः उत्पाद को अभिकारक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें एक तरफ की गतिशीलता संपन्न होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक गैस है, ऑक्सीजन जो कि दूसरी गैस है, वायुमंडलीय दाब पर ही परस्पर क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती हैं। ऐसी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है क्योंकि पुनः नाइट्रोजन ऑक्साइड टूटकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं देता है। दूसरी अभिक्रिया है कोयले का जलना। कार्बन वायु में ऑक्सीकृत होता है और परिवर्तित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में
अगर हम पुनः चाहें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कार्बन को पृथक करके निकाला जा सके तो यह संभव नहीं है। अगर होगा भी तो इस अभिक्रिया में संभव नहीं है, बाकी कोई दूसरी प्रोसेस हो सकती है कि उससे निकाला जाए, लेकिन यहाँ इस अभिक्रिया में वापस होना संभव नहीं है। तो ये तो था अभिक्रिया की प्रवृत्ति के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। बात समझ में? अब दूसरा है ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। सबसे महंगा तर्क यही है, कोई भी अभिक्रिया दोनों आधारों पर संभव हो सकती है, लेकिन ऊष्मा के आधार पर भी अभिक्रिया को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहला है ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जाना और वापस ना आना। इसका मतलब एक बार हो गई ऊष्मा के प्रभाव में तो हो गई, वापस पूर्व की तरफ मुड़कर लौट पाना संभव नहीं है। अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के प्रभाव के कारण एक तरफ संपन्न हो जाती हैं तथा पुनः उत्पाद से अभिकारकों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वे ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण होती हैं। और अगर देखा जाए तो हर ऊष्मीय अपघटन एक प्रकार की अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी है। यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का भी उदाहरण होता है। जैसे यहाँ है 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, ये एक ठोस है। जब इसको गर्म करते हैं तो यह टूट जाता है 2KCl पोटेशियम क्लोराइड में और 3O2 ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। और इन दोनों को मिलाकर अगर हम दोबारा चाहें कि KClO3 बना लें तो यह संभव नहीं है, यह एक तरफ होने वाली है। बिल्कुल वैसा ही है 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, सोरा, इनो जो आप खाते हैं पेट दर्द के लिए या पेट में गर्मी के लिए, पेट शांत करने के लिए। तो पोटेशियम नाइट्रेट यह भी एक ठोस है, इसे साल्ट पीटर या सोरा के नाम से जानते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, एक इंडियन साल्ट पीटर, एक चिली साल्ट पीटर। इंडियन साल्ट पीटर NaNO3 और KNO3 और चिली साल्ट पीटर केवल NaNO3 होता है, तो दोनों में अंतर है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो यह टूट जाता है, पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 और प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसका उपयोग विस्फोटकों के निर्माण में किया जाता है, KNO2 का, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जो एक तरफ संपन्न होती है उसे हम बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। हर ऊष्मीय अपघटन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का भी उदाहरण होता है। दूसरा है ऊष्मीय वियोजन। वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के प्रभाव में अपघटित होकर एक से अधिक नए उत्पादों का निर्माण करती हैं। वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा की उपस्थिति में अपघटित होकर एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। नोट कर रहे हैं कि नहीं? इसको नोट करते चलिए, मैं बोल रहा हूं। वे अभिक्रियाएं जो अपघटित होकर एक से अधिक नए ऐसे पदार्थों का निर्माण करती हैं जो पुनः मूल अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं, जो पुनः मूल अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं, उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यह अभिक्रिया भी उत्क्रमणीय होती है, इसलिए प्रत्येक ऊष्मीय वियोजन उत्क्रमणीय अभिक्रिया का भी उदाहरण होता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl या नौसादर, यह टूट कर बदल जाता है NH3 अमोनिया गैस में और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में। दोनों गैसें पुनः जोड़ करके अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं या कर लेते हैं। इसको मैंने प्रयोग के जरिए प्रयोगशाला में आपको प्रदर्शित भी किया था कक्षा 9 में। कक्षा 10 में भी आप इसको देखेंगे, आपका प्रायोगिक विषय भी है, जिस पर चैप्टर में जगह जगह पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो समय समय पर आपका जब कॉलेज खुलेगा लॉकडाउन के पश्चात तो प्रायोगिक कक्षाएं होंगी और प्रायोगिक कक्षाओं में आप इसका उदाहरण अपनी आंख के सामने देखेंगे, तब ज्यादा यकीन हो जाएगा आपको। दूसरा है PH4HS, इसको कहते हैं फास्फिनोसल्फाइड। यह एक अत्यंत जहरीली गैस है जिसमें इसको गर्म करने पर यह दो गैसों में टूट जाती है। पहला है PH3 फास्फिन गैस और दूसरा है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। फास्फिन गैस अत्यंत जहरीली होती है, जिसको सूंघते ही मृत्यु हो जाती है। यह एक तीखे गंध वाली, सड़ांध उत्पन्न करने वाली गैस है। आजकल जो गेहूं के बोरे में रखा जाने वाला सल्फास होता है घुन भगाने के लिए या कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, उसमें भी यही फास्फिन गैस निकलती है। इसके अलावा जितने प्रकार के फास्फाइड होते हैं उन सबसे भी यही गैस प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के यह भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि इन दोनों को जोड़कर दोबारा आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज का क्लास बस यही। अब कल हम बताएंगे कि रासायनिक गुण के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार किस प्रकार होते हैं।
ठीक है, आज का काम नोट कर लीजिए, अब अगला काम आपको मिलेगा। धन्यवाद।